नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। हमने वर्ण चैप्टर के पिछली क्लास में देखे थे कि व्याकरण किसे कहते हैं, संस्कृत व्याकरण का जनक कौन है, हिंदी व्याकरण का जनक कौन है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं और स्वर वर्ण किसे कहते हैं तथा स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। आज हम लोग जानेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। साथ ही हम लोग जानेंगे कि वैदिक संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, आधुनिक संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण मदद करने के लिए आए, यानी जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण क्या हो, सहायक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे हम क्या कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, क ख ग घ अंघ च छ ज ज य ट ठ ड ढ य र ल व, ये सब क्या सारा क्या है, तो व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की मदद से ही बनता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं क क्या है, तो व्यंजन वर्ण। तो क में क्या छुपा हुआ रहता है, अ। अगर हम क का उच्चारण करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, अ आए। जैसे क तो लास्ट में क्या आता है, अ। अगर हम ह भी बोलेंगे, जैसे ह अक्ष, ठीक, ये सब क्या है, तो व्यंजन वर्ण है। इसके लास्ट में क्या आ जाता है, अ आता है। क्या आता है, अ। जैसे हम बोलेंगे का तो लास्ट में क्या आया, आ। जैसे हम बोलेंगे की, लास्ट में क्या आया, ई। तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण क्या हो, सहायक हो, जिस वर्ण के उच्चारण में कौन सहायक हो, स्वर वर्ण, उसे हम क्या कहते हैं, तो व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 33 है। व्यंजन वर्ण के कितना भेद है, टोटल 3 भेद है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। संख्या अगर पूछे तो कितना बताना है, 33। और अगर आपसे पूछे व्यंजन वर्ण के भेद कितना है, तो टोटल कितना भेद है, 3 भेद है। कौन कौन है, तो पहला है स्पर्श व्यंजन, पहला स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन है, तो अंतस्थ, स्पर्श व्यंजन दूसरा अंतस्थ, पहला स्पर्श दूसरा अंतस्थ। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को ही बोला जाता है संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को क्या बोला जाता है, संघर्षी। तो अगर पूछे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, तो 33 है। व्यंजन वर्ण के कितना भेद है, 3 भेद है। पहला कौन है, स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा क्या है, ऊष्म व्यंजन। यानी तो इसी को हम क्या कहेंगे, संघर्ष व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो संघर्षी व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्पर्श व्यंजन। इससे पहले आप लोग इसको क्या कीजिए, उतार लीजिए, तब जाकर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्या, तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है, जिस व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्पर्श। स्पर्श मतलब क्या, टच करना, छूना किसी को। तो जब जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितना है, 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, टोटल 25 है। पहला है क्या, क वर्ग, क वर्ग। पहला क्या है, तो पहला है क वर्ग, उसके बाद क्या है, च वर्ग, उसके बाद ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग मतलब होता है इसमें जितना भी आता है, क ख ग घ अंघ, ये सब क्या है, तो स्पर्श व्यंजन है। च वर्ग में जो आता है, च छ ज झ य, ये क्या है, तो स्पर्श व्यंजन है। ट ठ ड ट ठ, यहाँ होगा ड ढ और मूर्धन्य न, त थ द ध दंत न, ये क्या है, प फॉर्म क्या आता है, प फ ब भ म। तो यहाँ है क वर्ग में क्या, क ख ग घ अंघ। च वर्ग में च छ ज झ य। ट वर्ग में क्या, ट ठ ड ढ मूर्धन्य न। त वर्ग में है त थ द ध दंत न। प वर्ग में है प फ ब भ म। इस तरह टोटल कितना हो जाता है, तो 25। यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, 25 है। और हर के उच्चारण में, हर एक के उच्चारण में कहीं ना कहीं स्वर वर्ण आता है। लास्ट में क्या आता है, तो स्वर वर्ण आता है। तो अगर पूछे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिस व्यंजन के उच्चारण में हमारा जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छू कर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो
तो स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितना है? 25 है। क वर्ग जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनमें टोटल कितना, हर एक में कितना है? तो 5 5 5 कितना हो गया? 5 5 5 5, इसमें भी कितना है? 5, टोटल कितना हो जाएगा? तो 25, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25 है। अगला है अंतस्थ व्यंजन। आगे क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो जिस व्यंजन के उच्चारण में नाद का योग हो, जिस व्यंजन के उच्चारण में नाद का योग हो उसे हम क्या कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी आसान भाषा में समझे तो अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन जिसका उच्चारण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच के रास्ते से होता है। ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच के रास्ते से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या टोटल कितना है? 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है? 4 है। तो अगर पूछे अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है तो आपको क्या बताना है? इसकी संख्या कितना है? तो 4 है। पहला है य, दूसरा है र, तीसरा है ल और चौथा क्या है? व, यानी य र ल व, ये क्या है? तो अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। पूछता है इसमें कि बताओ य किन किन वर्णों से मिलकर बना है? तो य जो बना है हर्षई जोड़ अ से मिलकर, हर्षई जोड़ अ से मिलकर क्या बना है? य। री जोड़ अ से मिलकर बना है र, री जोड़ अ से मिलकर क्या बना है? र। लिरी जोड़ अ से मिलकर बना है ल, लिरी जोड़ अ से मिलकर बना है ल। और हर्षऊ जोड़ अ से मिलकर बना है ब। यानी अगर पूछे कि य किन किन वर्णों से मिलकर बना है तो हर्षई जोड़ अ से य, और पूछे र किन किन वर्णों से मिलकर बना तो री जोड़ अ से र, ल किन किन वर्णों से मिलकर बना तो लिरी जोड़ अ से ल, और व किन किन वर्णों से मिलकर बना तो हर्षऊ जोड़ अ से क्या बनता है? तो व। इससे पहले हमने संयुक्त स्वर में पढ़े थे ए, ओ, औ। यहाँ हमने देखे थे कि अ जोड़ हर्षई से बनता है ए, अ जोड़ हर्षई से क्या बनता है? ए, जबकि हर्षई जोड़ अ से बनता है य। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अ जोड़ हर्षई से ए, हर्षई जोड़ अ से क्या बनता है? य। दोनों लग रहा मिला जुला, लेकिन यहाँ अंतर है। यहाँ पहले अ है, यहाँ बाद में क्या है? ई है। यहाँ पहले ई है तब बाद में क्या है? अ है। तो पूछे अ जोड़ हर्षई से कौन सा वर्ण बनता है? तो ए। हर्षई जोड़ अ से कौन सा वर्ण बनता है? य। यानी तो ये पूछे य किन किन वर्णों से मिलकर बनता है? तो हर्षई जोड़ अ से य। यानी तो ये पूछे कि ए किन किन वर्णों से मिलकर बना तो अ जोड़ हर्षई से क्या बनता है? तो ए बनता है। जस्ट और यहाँ पे जैसे यहाँ ओ है तो अ जोड़ हर्षऊ से बनता है ओ, अ जोड़ हर्षऊ से क्या बनता है? ओ, जबकि हर्षऊ जोड़ अ से बनता है व। हर्षऊ जोड़ अ से क्या बनता है? व। अ जोड़ हर्षऊ से बना है ओ, हर्षऊ जोड़ अ से बना है व। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक ना? और ये बार बार पूछता है, लगभग में 1 साल 2 साल के बाद बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। तो अ जोड़ हर्षई से बना है ए, हर्षई जोड़ अ से क्या बना है? य। अ जोड़ हर्षऊ से बना है ओ, हर्षऊ जोड़ अ से क्या बना है? व। इसको अच्छी तरह से क्या कर लीजिए? उतार लीजिए। हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? तो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। इसमें जानेंगे कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और उसकी संख्या कितनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। तो जिस व्यंजन के उच्चारण में श्वास का योग हो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। जिस व्यंजन के उच्चारण में किसका योग हो? श्वास का योग हो, उसे क्या कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन। यानी तो इसी का दूसरा नाम क्या है? संघर्षी व्यंजन। यानी जब इसका उच्चारण होता है तो जो हमारे ओष्ठ है यानी जो हमारे होठ है उससे संघर्ष करके उसका उच्चारण होता है। जो श्वास निकलता है उस श्वास क्या करता है? संघर्ष करके बाहर आता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? तो संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्षी। तो आपसे कोई पूछे कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिस व्यंजन के उच्चारण में श्वास का योग हो। किसका योग हो? श्वास का योग हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो ऊष्म व्यंजन। या नहीं तो क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन। इसकी संख्या टोटल कितना? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना? 4 है। कौन कौन है? तो तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह। तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये क्या है? तो ऊष्म व्यंजन है। तो अभी टोटल कितना पढ़े? 4। टोटल कितना? 4। अगर आपसे पूछे स्पर्श व्यंजन कितना है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या हम लोग पढ़े कितना? तो 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? तो 25 है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है? 4 है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना है? ऊष्म व्यंजन को या नहीं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? संघर्षी व्यंजन। कितना है? 4।
तो 4 4 8 5 13 2 1 3 यानी व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की संख्या कितना हो गया 33 हो गया। कितना हो गया 33। लेकिन इसके अलावा हम लोग दो और पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन और दूसरा पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। एक का नाम क्या है संयुक्त व्यंजन और दूसरा का नाम क्या है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो अगर पूछे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं तो आपको क्या बोलना है, जो व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बना होता है, जो व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब होता है मिला जुला, संयुक्त मतलब क्या होता है मिला जुला। तो ऐसा व्यंजन जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसकी भी संख्या कितना है 4 है। जैसे हम लोग बोलते हैं अक्ष तर ज्ञ सर, ये अक्ष तर ज्ञ सर यही क्या है तो संयुक्त व्यंजन है। क्या है संयुक्त व्यंजन। तो हम देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे हुआ है। तो इसमें निर्माण हुआ क जोड़ मूर्धन स से बना है अक्ष, तो हलंद जोड़ र से बना है तर, ठीक, जो हलंद जोड़ न से बना है ज्ञ सर, तालब स हलंद जोड़ र से क्या बना है सर बना है। क्या बना है सर। तो देखिए क भी क्या है एक व्यंजन वर्ण है, मूर्धन स भी क्या है एक व्यंजन वर्ण है, दोनों मिल गया तो क्या बन गया अक्ष। त भी एक व्यंजन वर्ण है, र भी एक क्या है तो व्यंजन वर्ण है, दोनों मिल गया तो क्या बन गया तर। ज भी क्या है एक व्यंजन वर्ण, र भी न भी क्या है तो एक व्यंजन वर्ण, दोनों मिल गया तो क्या बना ज्ञ। और तालब स भी एक क्या है व्यंजन वर्ण और र मिल गया तो क्या बन गया सर। तो ये टोटल ये इसको क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसको एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखते हैं अक्षर को। तो के एस एच, के एस एच से क्या होता है अक्ष होता है। तो के से हो गया क और एस एच से हो गया मूर्धन स, क्या हो गया। ठीक उसी तरह तरह टी आर से तरह होता है, तो टी से तो आर से क्या हो गया र, इसीलिए टी आर से होता है तरह। और जे एन से होता है ज्ञ, जे से न, जे से जो और एन से क्या होता है न, तो जे एन से क्या हो गया ज्ञ। और यहाँ क्या होता है एस एच आर सर, तो एस एच से हो गया तालब स और आर से हो गया र, तो एस एच आर से क्या हो गया सर। तो आपसे कोई पूछे अक्षर किन किन वर्णों से मिलकर बना है तो क हलंत जोड़ स से क्या बना है अक्ष, तो हलंत जोड़ रो से क्या बना है तर, जो हलंत जोड़ नो से क्या बना है ज्ञ, और तालब सो हलंत जोड़ रो से क्या बना है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं तो जिस व्यंजन के उच्चारण में श्वास का योग हो से उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन की संख्या कितना है तो टोटल 4 है, तालब स मूर्धन स दंश स, ये क्या है उष्म व्यंजन है। इस तरह से टोटल स्पर्श व्यंजन की संख्या हो जाता है 25, अंतस्थ व्यंजन की संख्या हो जाता है 4 और उष्म व्यंजन की संख्या कितना हो जाता है 4, और टोटल मिलकर बन जाता है कितना 33। यानी व्यंजन वर्ण की संख्या हम लोग पढ़े थे कितना 33 हो गया। एक्स्ट्रा में क्या है संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितना है 4 है। कौन कौन है अक्ष तर ज्ञ सर। अक्ष बना है क हलंत जोड़ स से क्या बना अक्ष। ये कहीं कहीं ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, अक्ष को ऐसे भी कर सकते हैं क हलंत जोड़ स हलंत जोड़ अ से क्या हो जाएगा अक्ष, क्योंकि हर व्यंजन के उच्चारण में लास्ट में क्या आता अ आता ही है। जैसे हम तरह को भी लिख सकते हैं तो हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ से क्या हो जाएगा तरह। ज्ञ को भी ऐसे ही हम लिख सकते हैं जो हलंत जोड़ न हलंत जोड़ अ से क्या होगा ज्ञ सर। सो तालब सो हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ से क्या हो जाएगा सर हो जाएगा। या तो हलंत जोड़ र से तरह, यानी तो हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ से क्या हो जाएगा तरह। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको क्या कर लीजिए कॉपी में अच्छी तरह से उतार लीजिए। हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं तो उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन कि उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करता है, पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, झटके के साथ नीचे आए। ऐसा व्यंजन जो पहले ऊपर ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए उसे हम क्या कहते हैं तो उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उत्क्षिप्त। इसी को बोला जाता है द्विगुज व्यंजन। इन्हें ही क्या कहा जाता है तो द्विगुज व्यंजन कहा जाता है। और इसकी संख्या टोटल 2 है।
इसकी संख्या कितना है तो टोटल 2 है। तो अगर पूछे उच्छिब्द व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे। हमारे जीभ के ऊपर में मूर्धा है, ठीक ना, जिसको हम बोलते हैं उच्चारण स्थान। तो जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करता है और फिर झटके के साथ नीचे आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उच्छिब्द व्यंजन कहेंगे। ठीक, इन्हें द्विभुज व्यंजन भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितना है तो 2 है। पहला क्या है ड और दूसरा क्या है ढ। ड ढ, पहला क्या है ड, दूसरा क्या है ढ है। ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन है जिसे संस्कृत भाषा में शामिल नहीं किया गया। पहला कौन, जो पहले संयुक्त व्यंजन, और दूसरा कौन है तो उत्क्षिप्त व्यंजन। इसे संस्कृत ग्रामर में शामिल नहीं किया गया। थोड़ा बहुत यूज होता है लेकिन इसको शामिल नहीं। इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अयोगवा वर्ण किसे कहते हैं, यम वर्ण किसे कहते हैं, और बाद में जानेंगे कि मात्राएं किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अयोगवा वर्ण किसे कहते हैं। तो अयोगवा वर्ण ऐसे वर्ण जिनमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों के गुण पाए जाते हैं। स्वर वर्ण के भी प्लस व्यंजन वर्ण के भी दोनों के गुण पाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं तो अयोगवा वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं, अयोगवा वर्ण। अयोगवा वर्ण की कुल संख्या कितना है तो 4 है। कुल संख्या कितना 4 है। लेकिन अभी आधुनिक संस्कृत और हिंदी वर्णमाला में इसकी संख्या टोटल कितना है 2 है। यानी 2 को ही संस्कृत और हिंदी वर्णमाला में भी शामिल किया गया और 2 को शामिल नहीं किया गया। लेकिन अगर पूछे कि अयोगवा वर्ण की कुल संख्या कितना है 4 है। आधुनिक संस्कृत और हिंदी वर्णमाला में इसको कितना शामिल किया गया तो टोटल कितना किया गया 2 किया गया। इनमें से पहला कौन है तो अनुस्वार। पहला कौन है अनुस्वार। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं अनुस्वार कहते हैं। ये जो बिंदु लिखा गया इसको क्या बोलते हैं अनुस्वार कहते हैं। या इसको अ पे ऊपर पे एक बिंदा देते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक ना। तो अनुस्वार को, इस बिंदु को क्या कहेंगे अनुस्वार कहेंगे, और इसको इस तरह से भी लिखते हैं। और इसका उच्चारण स्थान क्या है तो नासिक है। उच्चारण स्थान क्या है नासिक है। तो अयोगवा वर्ण में पहला क्या आता है अनुस्वार आता है। पहला क्या आता है अनुस्वार। दूसरा विसर्ग आता है। दूसरा क्या आता है विसर्ग। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं विसर्ग कहते हैं। ये वाला बिंदु को क्या कहते हैं विसर्ग कहते हैं। और इसे अविसर्ग भी लिखते हैं, अविसर्ग भी लिखते हैं। इसे आधा ह कहते हैं। विसर्ग को क्या कहा जाता है आधा ह भी कहा जाता है। विसर्ग को क्या कहा जाता है आधा ह। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है कंठ है। अगर आपसे पूछे कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ है तो नासिक। नासिक मतलब होता है नाक। नासिक मतलब क्या होता है नाक। और अगर पूछे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ है। यानी अगर इसको बोलेंगे तो कहाँ से निकलेगा इसका आवाज, उच्चारण कहाँ से होगा तो कंठ से होगा। कहाँ से होगा कंठ से होगा। अगला होता है कौन जीवा मूल्य। अगला क्या कहते हैं अयोगवा वर्ण कौन सा है तो जीवा मूल्य है। यदि क और ख से पूर्व आधा विसर्ग, क्या आधा विसर्ग, ये वाला चिन्ह का अगर प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो जीवा मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं जीवा मूल्य। यदि क और ख से पहले आधा विसर्ग, ये जो लिखा गया इस तरह से इसको क्या बोलते हैं आधा विसर्ग का चिन्ह अगर हो तो उसे हम क्या कहेंगे जीवा मूल्य कहेंगे। जैसे देखो क से पहले क्या आधा विसर्ग है और ख से भी पहले क्या है तो आधा विसर्ग है। तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे तो जीवा मूल्य कहेंगे। इसका प्रयोग अभी करते हैं हम लोग, तो अभी इसका प्रयोग नहीं होता। यानी न तो संस्कृत में होता और नहीं इसका प्रयोग कहाँ होता हिंदी में। लेकिन ये प्राचीन समय में वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग जो कि एकदम पूरी तरह से शुद्ध संस्कृत है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है तो उपदमान्य। इसको पढ़ेंगे जीवा मूल्य और इसको पढ़ेंगे उपदमान्य। क्या पढ़ेंगे तो उपदमान्य। यदि प और फ से पूर्व आधा विसर्ग रहे, प और फ से, यहाँ याद रखना यहाँ क्या है क और ख से, और यहाँ क्या कह रहा प और फ से पहले क्या रहे तो आधा विसर्ग का चिन्ह हो तो उसे क्या कहते हैं उपदमान्य कहते हैं। उपद मान्य कहते हैं। जैसे देखते हैं प से पहले क्या है तो आधा विसर्ग है और फ से भी पहले क्या है तो आधा विसर्ग है, तो इसको क्या कहेंगे उपद मान्य। तो टोटल कितना हो गया एक अनुस्वार है, दूसरा क्या है विसर्ग है, तीसरा क्या है जीवा मूल्य और चौथा क्या है उपद मान्य। अयोगवा वर्ण की कुल संख्या कितना है 4 है। लेकिन शामिल अभी संस्कृत और हिंदी वर्णमाला में 2 ही है। पहला क्या है तो अनुस्वार है, पहला क्या है अनुस्वार, और दूसरा क्या है तो विसर्ग है। शामिल कौन कौन है अनुस्वार और विसर्ग। हम लोग अगर जब आप लोग बच्चे होंगे तो लिखते होंगे, जैसे मान लो कि कोई संस्कृत में लिखना है तो कुछ भी लिख दो। जैसे मान लो हम लिखते हैं क्या हाल, तो हा का ल विसर्ग हाल हो गया संस्कृत।
ठीक ना, ऐसे बना देते थे। जैसे मान लो किसी का नाम लिखना राम, राम में एक विसर्ग लगा दो, क्या हो जाएगा संस्कृत, ठीक ना। तो विसर्ग का प्रयोग संस्कृत का, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में भी होता और कहीं कहीं हिंदी में भी होता। जैसे हम कुछ आवेदन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, अतः लिखते हैं ना, अतः श्रीमान से नर्म निवेदन है कि वह हमारा काम पूरी करने का कृपा करें। तो यहाँ अतः में भी क्या है, तो विसर्ग है। तो विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग अभी संस्कृत और हिंदी दोनों वर्णमाला में किया जाता, लेकिन बाकी जो है एक जीवा मूल्य और दूसरा क्या उपदमान्य, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो आई होप कि आपको अयोगवा स्वर्ण समझ में आ गया होगा। तो अयोगवा अगर पूछे आपसे कि किसे कहते हैं, तो ऐसे वर्ण जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो अयोगवा वर्ण कहते हैं। अयोगवा वर्ण की कुल संख्या कितना, तो 4 है। अभी कितना प्रयोग किया जाता है, तो 2, संस्कृत में भी 2, हिंदी में 2 है। पहला कौन है, तो अनुस्वार, दूसरा क्या है, तो विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग को अभी शामिल किया गया, लेकिन जीवा मूल्य और उपदमान्य को शामिल नहीं किया गया। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा वर्ण, तो यम वर्ण। कौन सा वर्ण पढ़ेंगे, यम वर्ण। इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, तब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, अभी यम वर्ण पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, यम वर्ण। यम वर्ण किसे कहेंगे, तो किसी भी वर्ग के प्रथम 4 वर्णों में से, किसी भी वर्ग के प्रथम 4 वर्णों में से किसी एक के आगे, किसी एक के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण रहे, किसी भी वर्ग का क्या रहे, तो पंचम वर्ण रहे, तो पहले के समान जो द्वितीय वर्ण होता है, पहले के समान जो द्वितीय वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं, यम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, यम वर्ण के। यम वर्ण क्या कहेंगे, तो किसी भी वर्ग के प्रथम 4 वर्णों में से किसी एक के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण रहे, तो पहले के समान जो द्वितीय वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं, यम वर्ण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क वर्ग का हम ले लेते हैं। क वर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग, यही ना आता है। कह रहा कि प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण क्या है, क, ख, ग, घ, अंग। तो किसी भी, टोटल कितना वर्ग है, 5 वर्ग है, 5 वर्ग में से किसी के प्रथम 4 वर्ण, जैसे हम एक क्या ले लेते हैं, तो ग ले लेते हैं। क्या ले लिए, ग। फिर ये क्या ले लेंगे, ग। क्या ले लेंगे, ग, और लिखेंगे क्या, अगी। सही लिखे हैं, अगिनी। क्या लिखे हैं, अगिनी। क्या लिखे हैं, अगिनी। पहला क्या, देखो पहला क्या है, ये किसी भी वर्ग का प्रथम, कह रहा कि किसी भी वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, ये तीसरा वर्ण है यहाँ पे, ग। क्या है, तीसरा वर्ण। फिर उसी के समान फिर क्या है, ग है, एक पहला ग है, फिर क्या है, दूसरा ग। और इस ग के बाद किसी भी वर्ग का क्या कह रहा है कि पंचम वर्ण, नौ देखो तो थो का पंचम वर्ण आता है, तो थ द ध दंत न, ये 9 आया। तो कह रहा कि किसी भी वर्ग के प्रथम 4 वर्णों में से किसी एक के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण रहे, तो जो पहले के समान द्वितीय वर्ण है उसे हम क्या कहेंगे, यम वर्ण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जैसे देख लेते हैं, पहला क्या है, जैसे मान लो हम लिखते हैं अगिनी, अगिनी। तो यहाँ देखो एक गो है, ठीक, फिर उसके बाद क्या है, ग है, फिर उसके बाद क्या है, पंचम वर्ण। कह रहा कि पहले के समान जो द्वितीय वर्ण है ये ग है, फिर उसके समान दूसरा ग है, तो जो दूसरा है उसी को कहेंगे क्या, हम यम वर्ण। तो है ही वाला को क्या कहेंगे, यम वर्ण। समझ में आ गया, ये वाला को क्या कहेंगे, यम वर्ण। दूसरा जैसे देखो पहला घ है, फिर दूसरा घ है, ये घ के बाद पंचम वर्ण है, एक चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण के बाद क्या है, पंचम वर्ण। तो पहले के समान जो द्वितीय है, ये देखो दोनों एक समान है, तो पहले के समान जो द्वितीय है, तो द्वितीय को ही क्या बोलते हैं, यम वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यम वर्ण। क्या बोलेंगे इसको, यम वर्ण। यम वर्ण की संख्या टोटल कितना है, 4 है, क्योंकि यहाँ देखते हैं 1 2 3 4, कह रहा किसी भी वर्ग का, तो टोटल कितना हो सकता है, 4 ही। तो यम वर्ण की संख्या कितना, 4। लेकिन यम वर्ण का प्रयोग अभी हमारे आधुनिक संस्कृत वर्णमाला में उसका प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही हिंदी में प्रयोग होता और नहीं उसका संस्कृत में प्रयोग होता। ये वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग होता था, यानी जिस समय वेदों की रचना की जाती थी उस समय इसका क्या होता था, तो प्रयोग होता था। आगे देखते हैं हम लोग क्या, मात्राएं। क्या देखते हैं, मात्राएं। स्वर वर्ण जब पढ़ रहे थे उस समय मात्राएं छूट गया था, तो अभी हम कवर कर देते हैं। अगर पूछे कि मात्राएं किसे कहते हैं, तो जब स्वर किसी व्यंजन को उच्चारित करता है, उच्चारित करने का मतलब क्या, जब उसका उच्चारण होता है तो उस व्यंजन के साथ अपने वास्तविक रूप में न आकर जिस रूप में आता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं।
जब किसी व्यंजन का उच्चारण होता है तो स्वर वर्ण उसके साथ अपने वास्तविक रूप में ना आकर जिस रूप में आता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। जैसे देखो स्वर ये है अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घऊ री ए, ये सब क्या है, स्वर है। लेकिन अगर हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिखें कि कुमार, तो हम लिखते हैं कु मार, ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। ये जो ऊ है, ये ऊ ऐसे आ जाता है और लग जाता है क्या, कु, ठीक ना। जैसे अ का मात्रा नहीं होता, अ का मात्रा नहीं होता। आ का क्या होता है, एक लकीर दे दो आ। फिर हर्षई का होता है इस तरह से, दीर्घई का होता है इस तरह से, हर्षऊ का इस तरह, दीर्घऊ का ये री का इस तरह से होता है, ए का इस तरह से होता है, ए का इस तरह से होता है, ओ का इस तरह से होता है। इसी तरह इसको हम क्या बोलेंगे, मात्राएं। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, मात्राएं बोलेंगे। ये होता है वास्तविक रूप, ये क्या है, स्वर का वास्तविक रूप। लेकिन ये वाला जो रूप है इसको हम बोलते हैं मात्राएं। क्या बोलते हैं, मात्राएं। और जब व्यंजन के साथ लगता है तो इस रूप में नहीं आता, कभी भी देखा इस रूप में नहीं, इस रूप में रहता ही नहीं। तो ये हमेशा किस रूप में रहता, मात्राएं वाला रूप में। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मात्रा। जैसे मान लो हम यहाँ लिखे हैं क्या, उच्चारित, उच्चारित में ई आया है, ये ई किस में हो गया है, तो इस वाला रूप में हो गया ना। जैसे हम लोग यहाँ लिखे हैं क्या, जैसे मान लो यहाँ किसी लिखे हैं तो कर्सई में ई आया है, फिर सी में दीर्घई आया है, तो ये की के लिए इधर से आ गया और ये दीर्घई के लिए इधर से आ गया, तो बन गया क्या, की सी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, मात्राएं कहेंगे। क्या कहेंगे, मात्रा। अगर जब मात्रा पूछे कितना है तो देख लो मात्रा कितना, टोटल 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मात्राएं की संख्या कितना है, तो 12। तो क्या अ का मात्रा होता है, नहीं होता। अ का मात्रा होता नहीं होता। अब मात्राएं समझ में आ गया होगा आपको कि जब स्वर किसी व्यंजन को उच्चारित करता है तो स्वर अपने वास्तविक रूप में ना आकर जिस रूप में आता है उसे हम क्या कहेंगे, मात्राएं कहेंगे। मात्राओं की संख्या कितना है, तो टोटल 12 है। समझ में आ गया। यम वर्ण में समझ में आ गया कि किसी वर्ग के प्रथम 4 वर्णों में से किसी एक के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण रहे तो पहले के समान जो द्वितीय वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं, यम वर्ण। यम वर्ण की संख्या कितना है, 4 है। क्या अभी इसका यम वर्ण का प्रयोग होता है, नहीं होता। इसे वैदिक संस्कृत वर्णमाला में या जब वेदों की रचना की जाती थी तब किसका प्रयोग किया जाता था, यम का। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह से क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। आगे हम लोग जानते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना और वैदिक संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है। चलिए हम लोग देखते हैं अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना है, तो 52 है। टोटल कितना है, 52 है। जिसमें कि देखेंगे, जिसमें कि हम लोग देख लिए स्वर वर्णों की संख्या कितना है, 11, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, 33। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना, 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है, तो 4 है। कौन कौन है, अक्ष, तर, ज्ञ, सर। द्विगुज व्यंजन की संख्या है 2 और अयोगवा वर्ण की संख्या कितना है, तो 2 है। और टोटल अगर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। 2 2 4, 4 4 8, 8 3 11, 1 12, 12 का 2 हाथ में बचा 1, 3 1 4 1 5। यानी हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितना है, तो 52 है। तो आपसे पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है, तो 52 है। स्वर वर्णों की संख्या कितना है, 11 है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है, तो 33 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है, 4, और द्विगुज व्यंजनों की संख्या कितना है, 2। अयोगवा वर्णों की संख्या कितना है, तो 2 है। ठीक उसी प्रकार संस्कृत वर्णमाला में पूछे तो इसमें टोटल कितना है, 48 है। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है, 48 है। स्वर वर्णों की संख्या कितना है, 13। व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है, 33, और अयोगवा वर्णों की संख्या कितना है, तो 2 है। और टोटल जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा, 48। टोटल जोड़ने पर कितना पुरता है, 48। ठीक, ये है संस्कृत वर्णमाला। अगर पूछे संस्कृत वर्णमाला में तो 48, लेकिन अगर आपसे पूछे कि वैदिक संस्कृत वर्णमाला में कितना है, तो 63 या 64 है। 63 या 64। अगर केवल पूछे कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है, तो कितना हो जाएगा, 48। टोटल कितना हो जाएगा, 48। लेकिन आपसे ये पूछे कि वैदिक संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना, तो 63 या 64 है। जिसमें कि स्वर वर्णों की संख्या कितना है, 22 है वैदिक संस्कृत वर्णमाला में।
आधुनिक संस्कृत वर्णमाला में कितना है? 13 है। तो अधिकतर जो 10 क्लास में पूछता है या 9 क्लास 12 क्लास में पूछता है तो इससे पूछता है। तो अगर पूछेगा संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है? 48 है। स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 13। लेकिन वैदिक संस्कृत वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 52 है। व्यंजन 22 है। कितना है? 22 है। और व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है? तो 33 है। अयोगवा वर्णों की संख्या कितना है? तो 4 है। यम वर्णों की संख्या कितना है? 4 है। और दुष्पृष्ठ वर्णों की संख्या कितना है? तो 1 है। ये जो है इसको बोलते हैं लॉ। क्या बोलते हैं? लॉ। ये ज़्यादातर आजकल मराठी भाषा में इसका प्रयोग होता है। किस भाषा में? मराठी। तो इसको बोलते हैं दुष्पृष्ठ वर्ण। क्या बोलते हैं? इसका प्रयोग कभी किया जाता है, कभी नहीं। अगर इसका प्रयोग नहीं करेगा तो कितना हो जाएगा? 63। अगर इसका प्रयोग किया तो कितना हो जाएगा? 64। तो इसीलिए इसको बोला जाता है 63 या 64। यानी इसका प्रयोग हो गया किस वर्ण का? दुष्पृष्ठ वर्ण का। तो कितना? 64 हुआ तो 63। तो आप देख लिए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना है? तो 52 है। संस्कृत वर्णमाला में कितना है? 48 और वैदिक संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना है? तो 63 या 64 है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ लिए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ तक कि देखने के लिए शुक्रिया।